मित्र हो, विभाग 3 हिंदी विभाग में मैं डॉक्टर सोहनी एचएम आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि गत 2 सालों में आप लोगों ने काफ़ी कुछ कविताएं, कहानियाँ आदि को लेकर अध्ययन किया है। आप विभाग 3 के छात्र हैं। आपको ये पता नहीं है कि हम एक अलग विषय को लेकर, अलग पेपर को लेकर अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें से इस सत्र 5 के अंतर्गत प्रश्न पत्र नंबर 8 में हम साहित्य शास्त्र, इस साहित्य शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं। अब साहित्य शास्त्र यह सभी शास्त्रों का शास्त्र माना जाता है और इस साहित्य शास्त्र के अंतर्गत हम जो कुछ काव्य, साहित्य, उसका स्वरूप, तत्व और प्रयोजन, इन विधाओं का उसके अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं। आप जानते हैं कि आप इस प्रश्न पर्चा के अंतर्गत जो कुछ अध्ययन के लिए विषय हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखे गए हैं, उनमें हम नंबर 1 की इकाई है काव्य साहित्य, उसका स्वरूप, तत्व और प्रेरणा। 2 नंबर की इकाई है काव्य के प्रकार, काव्य गुण और काव्य दोष। नंबर 3 इकाई है रस, रस के अंतर्गत उसका स्वरूप, रस के भेद और रस के अंग, इसका अध्ययन करने वाले। साथ साथ हम इसके अंतर्गत जो कुछ चतुर्थ इकाई है वह है अलंकार। इस अलंकार के अंतर्गत 2 विभाग है, एक शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। इस शब्दालंकार के अंतर्गत हम अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, विप्सा, इनका अध्ययन करने वाले हैं और अर्थालंकार के अंतर्गत हम उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और विभावना आदि का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम इस साहित्य शास्त्र के अंतर्गत जो इकाई नंबर 1 है वह है काव्य पब्लिक साहित्य, जिसमें स्वरूप, तत्व और प्रयोजन का हम अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही नहीं है, साथ ही साथ काव्य शास्त्र यह जो विषय है वह विषय सभी भाषाओं में उसका स्थान है। साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र और क्रिटिसिज्म, इसी तरह से यह अलग अलग भाषाओं में इसका अध्ययन किया जाता है। केवल फर्क, भेद यही है कि भाषा का। अब यह काव्य शास्त्र साहित्य शास्त्र के अंतर्गत खास तौर पर जो कुछ काव्य शास्त्र को काव्यालोचना, काव्य मीमांसा, साहित्य शास्त्र तथा साहित्य सिद्धांत आदि कई नामों से इसे पुकारा जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, यह आप जानते हैं। अब आपको यह पता है कि काव्य का नियमन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। यानी काव्य का नियमन करना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ जाती है। दुनिया के सभी देशों में काव्य शास्त्र पर कई तरह से विचार विमर्श
हुआ है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र ऐसे दो भेदों में इसे विभाजित किया जाता है। आप जानते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र का सामान्यतः जो कुछ प्रारंभ है वही प्रारंभ यानी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से माना जाता है। अब ये आचार्य भरत मुनि और काव्य शास्त्र का अटूट संबंध है। भरत मुनि के सिवा काव्य शास्त्र कथा अधूरा ही है। कहा जाता है कि भारतवर्ष में भरत मुनि से पहले अनेक काव्य शास्त्री हुए हैं, किंतु उनके ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अतः इसलिए भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जो कुछ ग्रंथ है उसी को प्रथम रूप में माना जाता है, जिसके कारण भरत मुनि को ही साहित्य शास्त्र की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। नाट्य शास्त्र विश्व का सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा विस्तृत हस्तलिखित ग्रंथ है। नाट्य नाटक कला के लिए संस्कृत शब्द है, जिसे नाटक कला का संग्रह या नाटक कला की नियमावली भी कह सकते हैं। यह नाटक घर नृत्य, संगीत, कविताएं और धार्मिक सौंदर्य शास्त्र सहित भारतीय कला के स्वरूपों के बारे में लिखा गया प्राचीन उल्लेखनीय कार्य है। इस ग्रंथ को 36 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें ललित कला का वर्णन करने वाले 6000 से अधिक पद है, जो 2500 साल पुराने हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नाट्य शास्त्र का पहला अध्याय अर्ध ऐतिहासिक और अधिकतर पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इस ग्रंथ ने संस्कृत भाष्य जैसे माध्यमिक साहित्य को प्रेरित किया है। नाट्य शास्त्र पर सबसे विश्वसनीय टिप्पणी 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त द्वारा अभिनव भारती है। नाटक कलाकार और शास्त्रीय नर्तक आज भी इस ग्रंथ को कलाओं का पारंपरिक विश्वकोश के रूप में मानते हैं। अब संसार को संस्कार काव्य से ही प्राप्त हो जाते हैं और संसार को वाणी देने का जो भी कुछ कार्य है वही कार्य यह कवि कर देते हैं। जिस कवि के पास काव्य शास्त्र का विपुल विस्तृत मात्रा में ज्ञान होता है, जानकारी होती है, वही कवि, वही साहित्यकार खास तौर पर अपने जीवन में सफलता को हासिल करता है, सफलता को पाता है। आचार्य भरत मुनि से लेकर आधुनिक काव्य शास्त्र की परंपरा को स्थापना काल, नवन्वेषण काल, संशोधन काल, पद्यानुवाद काल और नवोत्थान कालों में विभाजित करने का काम हम करते हैं। देखिए कि इन सभी को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय काव्य शास्त्र आज अत्यंत उन्नत तथा विकसित अवस्था में पहुंच चुका है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इतिहास को यूनानी परंपरा, रोमन युग, अधिकार युग, पुनर्जागरण युग, कलावाद और थायराइड एवं युग के प्रभाव का युग आदि भागों में विभाजित किया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी इसके बारे में लिखते हैं। डॉक्टर
श्याम सुंदर जी क्या लिखते हैं? काव्य शब्द का वही अर्थ है जो साहित्य शब्द का वास्तविक अर्थ है। यानी काव्य शब्द का वही अर्थ है जो साहित्य शब्द का वास्तविक अर्थ है, मूल अर्थ है। यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। यानी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में साहित्य के लिए वाङ्मय शब्द का प्रयोग पाया जाता है, वाङ्मय शब्द प्रयोग मिलता है। डॉक्टर बाबू गुलाब राय कहते हैं कि साहित्य शब्द अपने व्यापक अर्थ में सारे वाङ्मय का द्योतक है। काव्य यह शब्द कवि से प्रचलित हुआ है और अंग्रेजी शब्द पोएट्री का अनुवाद है। साहित्य शब्द अंग्रेजी लिटरेचर से फिर लिटरेचर के रूप में स्वीकृत या प्रचलित हुआ है। यानी जानते हैं कि यह लेटर से लिटरेचर, इसी तरह का यह शब्द प्रचलित हुआ है। संस्कृत काव्य शास्त्र में साहित्यस्य भावः इति साहित्य, इसी तरह से उसे कहा गया है, जिसका अर्थ है स्वभाव अर्थात साथ रहना, मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर मतलब शब्द और अर्थ का साहित्य में स्वभाव होता है। शब्द और अर्थ साहित्य के अंतर्गत एक दूसरे के साथ रहते हैं, घुल मिल कर रहते हैं। मूलतः साहित्य शब्द काव्य का उत्तराधिकारी होते हुए भी आज अधिक व्यापक तथा समृद्ध एवं विकसित अर्थ को लेकर साहित्य काव्य के अंतर्गत आ गया है। काव्य में बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, भाव तत्व और शैली तत्व, इन तत्वों का योगदान हमें मिल जाता है। प्राचीन आचार्यों से लेकर अब तक के आचार्यों ने अपने अपने विचारों के अनुसार काव्य के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया हुआ है। हम देखते हैं कि काल तथा विचार धारा के अनुसार प्रयोजन संबंधी भी विचार समय के साथ परिवर्तित होते हुए, अतः इन सभी बातों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई कवि निरुद्देश्य काव्य सृजन नहीं करता। यानी साहित्यकार अपने साहित्य की रचना करते समय अपने मन में कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई हेतु जरूर वह मन में रखता है, जिस हेतु से, जिस उद्देश्य से वह काव्य का निर्माण, साहित्य का निर्माण करता है। अपने पाठ्यक्रम में साहित्य का स्वरूप, तत्व और प्रयोजन का समावेश किया हुआ है। यह मैंने आपको शुरू से ही स्पष्ट किया। हम देखते हैं कि काव्य का जो कुछ स्वरूप है, साहित्य का जो कुछ स्वरूप है, काव्य और साहित्य दोनों एक ही रूप में स्वीकार किए गए हैं। इनके स्वरूप को देखते हुए वर्तमान युग में काव्य का प्रयोग पद्यात्मक रचनाओं के लिए रूढ़ हो गया है तथा साहित्य से सभी विधाओं का यह आगे चलकर द्योतन होने लगा। काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य और साहित्य
एक दूसरे के समानार्थी शब्द समझे गए हैं। मनुष्य जीवन की तरह काव्य में भी निरंतर परिवर्तन होता रहा है। साहित्य मानव के जीवन के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण समय के साथ उसमें परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन को स्वीकारने का काम करता है। अब आचार्य राजशेखर ने काव्य को 15वीं विधा माना है और वे बतलाते हैं कि काव्य 14 विधाओं का आधार है। वह राजशेखर जी साहित्य शब्द अंग्रेजी के लिटरेचर के विकल्प के रूप में प्रचलित मानते हैं। साथ साथ साहित्य शब्द का प्रचलन साहित्य के अर्थ में 7वीं 8वीं सदी से हुआ है, यह वो स्पष्ट कर देते हैं। इसके पहले साहित्य के बदले काव्य शब्द का प्रयोग होता था। राजशेखर, आचार्य भामा, आचार्य कुंतक और आचार्य रुद्रक आदि विद्वानों ने साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया है। काव्य और वाङ्मय के लिए आज सिर्फ साहित्य शब्द ही स्वीकार्य है। सभी ओर इस शब्द का आज प्रयोग होता हुआ नजर आता है। सही अर्थों में कवि हमें संसार को अपनी कृति से आनंद देने का काम करता है। आप लोग जानते हैं कि साहित्य निर्मित का जो उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य क्या होता है? केवल ज्ञान को पाना, ज्ञान को हासिल करना, यह साहित्य का उद्देश्य नहीं है। तो साहित्य का उद्देश्य ज्ञान को पाना तो है, लेकिन वह ज्ञान पाते समय कैसे? मनोरंजन महत्वपूर्ण है। यानी मनोरंजन के साथ ज्ञान को पाना, यह साहित्य का उद्देश्य रहा है। और उत्तर कई साहित्यकारों ने इस तरह से अपने साहित्य के अंतर्गत मनोरंजन को लाने का प्रयास किया गया है और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान प्राप्ति आपके सामने रखी है। अब हम देखते हैं कि काव्य मानव जीवन की निराशा की दशा में काम करता है, काम में आता है। काव्य आदमी को जीने की नई दिशा है, वह प्रेरणा हमें मिल जाती है। साहित्य समाज को उदार तथा उदात्त बनाने का प्रयास करता है। बुद्धि तथा हृदय का समन्वय काव्य में पाया जाता है। असल में सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन तीनों की सामंजस्य प्रतिष्ठा ही साहित्य की सफलता को पराकाष्ठा तक पहुंचा देती है। विश्वव्यापी एकता की भावना का विकास करने में काव्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वह मानव के बाह्य और आंतरिक जगत का वर्णन करता है। हम कुछ महत्वपूर्ण काव्य के लक्षणों को इसके अंतर्गत देखने का प्रयास करते हैं। अब आपको पता है, आप जानते हैं कि हमने इसके अंतर्गत जो कुछ काव्य साहित्य का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को स्पष्ट रूप से, विस्तृत रूप से देख लिया है। धन्यवाद। आगे जाकर हम उसके आगे की विवेचना करेंगे।